हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं अपवर्तन और अपवर्तनांक तथा आज पढ़ेंगे कि मीडियम की अपवर्तनांक की निर्भरता कि मीडियम पर क्या होता है, मीडियम की वजह से उसके अपवर्तनांक पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, उन सबको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर नंबर 3 होगा ये अपवर्तन का। ठीक, पिछले दो लेक्चर हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि अपवर्तन और अपवर्तन होता क्यों है, अपवर्तन का फार्मूला, अपवर्तन के नियम पढ़ चुके हैं जिसे स्नेल लॉ भी कहते हैं। उसके बाद में पढ़ चुके थे कि सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तन किसे कहते हैं तथा सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अपवर्तन का नियम। ठीक, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई जब सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, जैसे सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक इसको कैसे डिनोट करते हैं। इसको मान लेते हैं अगर हमारा कोई मीडियम एक वाटर ले लेते हैं, यहाँ पर वाटर है और एयर से मान लेते हैं हमारा एयर है। ठीक, प्रकाश की किरण आ रही है, एयर से आ रही है और वाटर में रिफ्रेक्ट हो रही है, रिफ्रेक्ट होके क्या बना रही है, एंगल आर, और यहाँ पर एंगल आई बना रही है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है। तो इसको कैसे डिनोट करते थे हम लोग, इसको डिनोट करते थे ANG। यही क्या कहलाता था, इस पूरे माध्यम का, वाटर का क्या होता था, अपवर्तनांक होता था। या इसी को NGA, मतलब क्या है इसका, एयर के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष वाटर का, सॉरी यहाँ पर वाटर होगा, ग्लास नहीं, एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। इसको इस प्रकार से लिखते थे कि साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। आई क्या होता था, एंगल आपतन कोण होता था, तथा आर हमारा क्या होता था, अपवर्तन कोण होता था। ठीक, अब मान लेते हैं हम एक कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण है। ठीक, ये तो देखिए अपवर्तन कब हो रहा है, जब प्रकाश की किरण आ रही है और कोई ना कोई एंगल आर बना रही है इस सतह पर, इस सतह पर क्या हो, जल की सतह पर आपतित हो रही है, कोई एंगल बना रही, तभी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। लेकिन मान लेते हैं हम एक कंडीशन लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है, जब कोई प्रकाश की किरण जल की सतह पर अभिलंब से 0 डिग्री कोण बनाते हुए आपतित हो, अभिलंब से 0 डिग्री कोण बनाते हुए आपतित हो, तो क्या होगा, ये एक कंडीशन लेते हैं, आपतित हो। ठीक, हमने एक कंडीशन लिया कि जब कोई प्रकाश की किरण है, ठीक, मान लेते हैं यही प्रकाश की किरण है, इसको हम मिटा के बताते हैं आपको कि कोई प्रकाश की किरण है वो जल की सतह पर अपवर्तन होने वाला है, और अपवर्तन की वजह से जो हो रहा है ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ये अभिलंब है। अब इसी अभिलंब के पैरेलल क्या हो कि प्रकाश की किरण इसी अभिलंब से आ रही हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 डिग्री कोण बना रहा हो। यहाँ पर क्या है कि अभिलंब है और ये प्रकाश की किरण भी इसी डायरेक्शन में सेम टू सेम ऐसे आ रही है। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बना था, मतलब आई का मान कितना हो रहा है हमारा, 0 डिग्री बना। तो इसके अपवर्तन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम देखते हैं। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पर फार्मूला क्या जानते हैं, यहाँ पर मीडियम क्या है, वाटर है, मीडियम वाटर ले लेते हैं या कांच ले लेते हैं, कोई भी चीज ले लेते हैं, हमसे इस मीडियम से कोई मतलब नहीं है, हम केवल इतना देखना चाहते हैं कि अगर जब प्रकाश की किरण इसके अभिलंबवत पड़ेगी, किसके अभिलंबवत, इस सतह के अभिलंबवत, और इस अभिलंब के समांतर 0 डिग्री कोण बनाते हुए आती है, तो हम जानते हैं कि इसका जो अपवर्तनांक होता है, किसका, वाटर का अपवर्तनांक का फॉर्मूला ANW इक्वल टू होता है साइन आई अपान साइन आर। ठीक, और इसी को क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। यहां से हमको मिल जाएगा साइन आई इज इक्वल टू n साइन आर। ठीक, यहाँ पर एंगल आई की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर क्या हो कि प्रकाश की किरण अविलंबवत आ रही है और एंगल आई की वैल्यू 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू n इंटू साइन आर। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो गया, n इंटू साइन आर।
अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मेन बात हमें यहीं से पता चलेगा। देखिए n की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। n की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि n हमारा क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक, माध्यम का अपवर्तनांक, कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक हो वो जीरो तो है नहीं। आज तक नहीं मिला है कोई ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक जीरो हो। एयर ले लेते हैं, निर्वात ले लेते हैं, तो उसकी भी अपवर्तनांक कितनी होती है, एक होती है। तो इसका मतलब क्या होगी, कोई भी माध्यम हो इस ब्रह्मांड में या इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जिसका अपवर्तनांक जीरो हो। तो n की वैल्यू, एक बात तो कंफर्म होगी कि n की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है। मतलब अगर n की वैल्यू जीरो नहीं है तो जीरो हमारा क्या है, n इंटू साइन आर। हाल फिलहाल में चाहे जैसे साइन आर को हमारा जीरो होना पड़ेगा। हेंस यहाँ से हमें मिलेगा साइन आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक, और आर इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ मतलब आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 डिग्री मिल जाएगी। देखिए यही बात हम बताना चाह रहे थे कि आपको कि जब एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। मतलब जब प्रकाश की किरण इस अभिलंब के समांतर 0 डिग्री कोण बनाते हुए माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता ही नहीं है। प्रकाश की किरण सीधे बिना कोई कोण बनाए हुए उस दूसरे माध्यम में सीधे चली जाती है। एंगल आर देखिए हमारा 0 डिग्री मिल रहा है, और हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश का अपवर्तन होता है तो एंगल आर भी बनता है, कुछ ना कुछ एंगल आर बनता है, चाहे कुछ भी बने लेकिन एंगल आर बनता है। देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एंगल आर का मान कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश की किरण अविलंब के पैरेलल या सतह के परपेंडिकुलर आ रहा है, एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो उस कंडीशन में एंगल आर इज इक्वल टू भी 0 डिग्री होगा, और वहां पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा तथा प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे दूसरे माध्यम में चली जाएगी। इसको हम आपको लिखवा देते हैं और इसको नोट भी कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखवा देते हैं कि अगर जब एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री, नोट में जब एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तब एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए दूसरे माध्यम में चली जाती है, माध्यम में गमन करती है। ठीक, एंगल आई बराबर एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ से एक प्रश्न और उठ सकता है कि कोई ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है चलते फिरते कि अगर एंगल आई क्या हो कि अगर प्रकाश की किरण किसी सतह पर अभिलंबवत गिर रही हो तो क्या होगा, उसके अपवर्तन होगा या नहीं होगा, या प्रकाश की किरण डिफ्लेक्ट होगी अपने पाथ से या नहीं होगी। तो सिंपल से हमारा आंसर होगा कि हम देखिए यहाँ से फाइंड भी किए हैं कि एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब प्रकाश की किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे दूसरे मार्ग में चली जाएगी। ठीक, इसके बाद ये तो रहा हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, केवल केस था, एक हमने एक कंडीशन लिया था कि जब कोई प्रकाश की किरण जल की सतह पर 0 डिग्री कोण बनाते हुए आपतित होता है तो क्या होता है। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं कि देखेंगे कि प्रकाश का जो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो किस किस कंडीशन पर, किस किस बात पर डिपेंड करता है। तो अगली हेडिंग होगी आप लोगों की माध्यम के अपवर्तनांक की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अपवर्तनांक की निर्भरता।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, इसको सीधे सीधे हम आपको बता देते हैं कि जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो किन किन कारकों पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हमारा कुछ कारक हैं, जैसे कुछ फैक्टर हैं जिस पर अपवर्तनांक निर्भर करता है। अपवर्तनांक निर्भर करता है। पहला, माध्यम की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति और माध्यम जिससे बना होगा उसकी प्रकृति पर। प्रकृति मतलब क्या हुआ कि वह सघन माध्यम है या विरल माध्यम है। ठीक, सघन अथवा विरल। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें हम जानते हैं कि हम आपको पिछले क्लास में भी बता चुके हैं कि अगर मीडियम हमारा कैसा है, सघन है, माध्यम अगर कैसा होगा, सघन होगा, तो उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। माध्यम की सघनता अगर बढ़ेगी, ठीक, सघनता बढ़ेगी तब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर माध्यम की होगी विरलता, ठीक, विरलता मतलब ये विरलता बढ़ेगी तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक होगा वो घटेगा। इसको एन से भी डिनोट करते हैं, आप लोग एन भी जान लीजिए, इसे म्यू से डिनोट करते हैं, आप लोगों को पता है। तो अगर माध्यम सघन है तो माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। माध्यम अगर विरल है, कोई भी माध्यम हो अगर विरल है तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा, कम होगा। दूसरा, पहला था, दूसरा था कि ये पदार्थ ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। क्या होता है कि अपवर्तनांक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जिसे कहेंगे ताप पर निर्भर करता है। ये ताप की व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। म्यू इज डायरेक्टली, म्यू इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। किस माध्यम की, जिस माध्यम का, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जल है, एक जल ले लेते हैं, दूसरा कांच ले लेते हैं। अब कांच को थोड़ा सा हीट कर देते हैं, कांच क्या होगा, उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी। मान लेते हैं हमारा एक वाटर है, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर एक ग्लास, ठीक, ग्लास है, दो मीडियम है। हम दोनों की इसको हीट देते हैं, तो हीट देने के बाद जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, चाहे अगर बाई चांस वाटर की टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा। दूसरी बात, अगर हमारा कांच का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो होगा कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और ये होता रिलेशन कैसे होता है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। म्यू इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/T। तीसरा फैक्टर हम बात करते हैं कि यहाँ पर लैम्डा प्रकाश के रंग पर भी डिपेंड करता है। तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर फिर से मिटा करके इसको लिखते हैं। थर्ड पॉइंट इज द, जिस पर हमारा माध्यम का अपवर्तनांक डिपेंड करता है कि प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग पर। अब रंग क्या होता है कि अगर कलर है तो उसका अलग अलग वेवलेंथ होगा। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य पर भी ये डिपेंड करता है। और ये कैसे डिपेंड करता है, ये भी क्या होता है कि माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो 1/λ के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब माध्यम का अपवर्तनांक लैम्डा के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका माध्यम, जिस रंग का लैम्डा ज़्यादा होगा उसका उस रंग के लिए अपवर्तनांक कम होगा। याद रखना, पॉइंट वाली बात है कि ध्यान देने वाली बात है कि अगर लैम्डा ज़्यादा होगा जिस रंग के लिए, हमने बताया था आपको कि जो लाइट होता है वो 7 कलर से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर। याद रखने के लिए विबग्योर ऐसे होता है। वायलेट होता है, ये हमारा इंडिगो होता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है, रेड की होती है। अब रेड की वेवलेंथ कितने हैं, सबसे ज़्यादा होगी। तो रेड के लिए जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सबसे कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/λ है, ठीक। सिमिलरली हम बात करते हैं कि अगर यहीं पर लैम्डा से संबंधित फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम ये बात होता है कि फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फ्री रहती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चाहे जो हो उसका फ्रीक्वेंसी समान रहता है।
जैसे कोई बात कहे कि कोई वेव है, लाल रंग का कोई प्रकाश की किरण जल में जा रही, तो जल में जब प्रकाश की किरण जाएगी, एक छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि हम एक सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है, माध्यम का अपवर्तनांक, नोट में लिख लीजिएगा इस बात को कि माध्यम का अपवर्तनांक फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। निर्भर नहीं करती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आप लोगों को देते हैं कि जैसे एक कोई पानी ले, चाहे आप घर पर भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बाल्टी में पानी लीजिए, कोई तालाब के उसके अंदर कोई कलरफुल बल्ब है, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, उस जल के अंदर डुबो दीजिए और उसको जला दीजिए, तो हम देखेंगे कि उसमें क्या होगा, वो कलर जैसे जब बाहर रहता है तो जिस कलर का दिखेगा, मान लेते हैं हमारा रेड कलर का है तो रेड कलर का बाहर दिखेगा। अब जब हम इसको जल में डुबो दिए, जल में जब डुबोने के बाद फिर जब इसको जलाएंगे तो हम देखेंगे ये उस समय भी रेड कलर का ही दिखेगा। रेड कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से फ्री होता है, अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता है। चाहे जो जल ले लें या कांच ले लें, उसके भीतर जिस प्रकाश की किरण जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, ठीक, इसीलिए हमारा होता है वो उस सेम कलर का दिखाई देता है। तो इतने सारे फैक्टर थे, हमने आपको बताया कि जिस पर प्रकाश का जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो डिपेंड करता है। पहला हमने बताया कि पदार्थ की प्रकृति पर, अगर सघन माध्यम है तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। दूसरा, अगर विरल माध्यम है तो अपवर्तनांक उस माध्यम का कम होगा। तीसरा हमने बताया कि ये टेम्परेचर की व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा, वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक पॉइंट हमने आपको बताया है कि अपवर्तनांक जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। एक छोटा सा और रिलेशन हम देख लेते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक वेलोसिटी के टर्म में, ठीक, हमने आपको बताया था कि अपवर्तन होता क्यों है। अपवर्तन इसीलिए होता है जब कोई प्रकाश की किरण होती है वो किसी माध्यम में जाती है तो उस माध्यम में उस प्रकाश की किरण की जो वेलोसिटी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कोई प्रकाश की किरण मान लेते हैं आ रही है, ठीक, ये प्रकाश की किरण है, यहाँ पर जल है, क्या है, जल है, और ये लाइट है, लाइट वेव आ रही है, ठीक। अब जब ये इसमें पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। और दूसरा, अगर हम यहीं पर एक माध्यम कांच ले लेते हैं, ये ग्लास मीडियम है, यहाँ पर जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ पर इसकी जो क्या होगी, वेलोसिटी होगी, वो अलग होगी, Vg इसको कह सकते हैं, और इसको हम कहते हैं वाटर होगी। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है, ये दोनों हमारा इक्वल नहीं होगा, इसीलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो हम अपवर्तनांक देखते हैं कि वेलोसिटी के टर्म में माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, इसका क्या फार्मूला होता है और ये किस प्रकार से माध्यम पर निर्भर करती है। तो लिखिए, हेडिंग डालिए कि माध्यम का अपवर्तनांक और प्रकाश की वेग में संबंध। माध्यम के अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में संबंध। Relation between refractive index of medium and velocity of light. ठीक, इसको सिमिलरली हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण है, एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं कि वाटर और एयर का, ये हमारा क्या है, एयर है, प्रकाश की यहाँ पर एयर है और यहाँ पर क्या है, वाटर है, ठीक। प्रकाश की किरण आई, अपवर्तित हुई और अपवर्तन के पश्चात इसका अपवर्तन, तो इसका हम क्या लिखते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू लिखते थे, या a n w हो जाएगा इसका।
पहले माध्यम में प्रकाश की वेग, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये रिलेशन होता है हमारा प्रकाश के वेग और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध, प्रकाश की चाल। ठीक, मान लेते हैं इसमें हमारा वेलोसिटी कितना है, va है, और इसमें वेलोसिटी कितनी है, vw है। तो a/n/w इस माध्यम का, किसका, जल का अपवर्तनांक कितना होगा, va/vw, va/vw। ये हमारा जनरल फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। कोई पूछता है कि माध्यम के अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में संबंध क्या होता है, तो उसका अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का फार्मूला होता है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, चलिए अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल से करते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद में आपको बताते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, मान लेते हैं कि माध्यम, एक प्रकाश की किरण का, किसी प्रकाश का चाल, प्रकाश का वायु में चाल 3 मीटर पर सेकंड है, तथा किसी प्रकाश का जल में चाल कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है। तो कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो इसका फार्मूला क्या लगेगा, जल का अपवर्तनांक कह रहा है, और यहाँ पर हमने बताया कि माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसको लिखेंगे या n = या a/n/w = लिखेंगे कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर पहले माध्यम क्या है, हमारा वायु है। ठीक, तो इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये फार्मूला से देखिए मिल रहा है। दूसरे माध्यम क्या है, हमारा जल है, और जल में प्रकाश की चाल कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली सिंपली ऐसा हम लिखेंगे, 3 मीटर पर सेकंड पहले माध्यम में प्रकाश की चाल यहाँ से, और उसके बाद में अपान दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल 2 मीटर पर सेकंड। ये पूरा कट गया, 3/2 इंटू, जब कटेगा तो आएगा 1.5। देखिए जल का अपवर्तनांक कितना मिल गया, 1.5। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन के बेसिस पर हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो यूनिट लेस होता है, इसीलिए आया था हमारा, जब हम n निकाल रहे थे तो sin i अपान sin r = कांस्टेंट आया था। और देखिए यहाँ पर हमारा कांस्टेंट मिला ना, एक टर्म यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, यही हमारा क्या होता है, स्नेल का नियम होता है। यही स्नेल नियम कहता है कि हमारा क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका जो रेशियो होता है sin i अपान sin r, जो एंगल के टर्म, ये बात करता है एंगल के टर्म में, और ये बात करता है वेलोसिटी के टर्म में। देख रहे हैं ना कि प्रकाश पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये हमारा एंगल के टर्म में बात कर रहा है, sin i अपान sin r। एंगल i क्या है, आपतन कोण होता है, एंगल r क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। तो भाई मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो अपवर्तनांक होता है, चाहे जिस भी मीडियम का हो, चाहे वो कांच हो, चाहे वाटर हो, या कोई और, यहाँ तक कि हवा भी हो, कोई भी मीडियम हो, उसका क्या होता है, अपवर्तनांक यूनिटलेस होता है, मतलब मात्रक विहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये रहा हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर था, जिसमें आप लोगों को ये बताना जरूरत है कि आप माध्यम का अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में क्या संबंध होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इस पर बेसिस, ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने जो आपको समझाया है कि अपवर्तनांक और ये स्नेल के नियम में रिलेशन क्या होता है, अपवर्तनांक माध्यम की वेलोसिटी, प्रकाश की वेलोसिटी और अपवर्तनांक में क्या रिलेशन होता है, जिससे ये सब पूरा कांस्टेंट, ये सब पूरा टॉपिक क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।